जिसे कहते हैं पिद्दी क्या, पिद्दी का शोरबा क्या, ये जो पाकिस्तानी या साउथ एशियन टाइप के इस तरह के मुसलमान हैं जिनको बात समझ नहीं आ रही। ये मौलाना साहब बार बार सवालात पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये स्मृति ईरानी कौन होती हैं वहाँ जाने वाली, इनको बुलाया किसने है। भाई सिंपल जवाब है, हु द हेल आर यू। सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन के साथ सोमवार को यानी कि 8 जनवरी को सऊदी अरब विजिट किया। ईरानी ने इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की भी यात्रा की और सोशल मीडिया पर कहा कि सऊदी ऑफिशियल्स के हेल्प से आज मदीना में पैगंबर अल मस्जिद अल नबी, उहुद पर्वत और इस्लाम की पहली क्यूबा मस्जिद के बाहरी क्षेत्र की यात्रा की। इस पोस्ट को आते ही पूरी दुनिया भर के मुसलमान इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, खासकर पाकिस्तान के लोग। ये एक हिंदू औरत स्मृति ईरानी इंडिया से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। आज मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सामने, ठीक है, वहां पर खड़े होकर लोगों के साथ तस्वीरें ले रही है। दुनिया भर के किसी भी मुस्लिम कंट्रीज के मुसलमानों की उतनी रिएक्शंस नहीं आती हैं जितनी पाकिस्तान के लोगों ने दी, और ये तो होना ही था क्योंकि ये डेलीगेट्स इंडिया के जो थे। वहीं अगर बात करें भारतीय मुसलमानों की तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये डेलीगेट भारतीय मुसलमानों के फायदे के लिए सऊदी अरब गए हैं। कई वीडियो आई हैं जिसमें कहा कि वो मस्जिद के अंदर थी, जबकि उन्होंने मस्जिद के अंदर नहीं गई थी, वो मस्जिद के बाहर थी। इसके बावजूद भी उसको इस तरीके से पेश करा गया कि मस्जिद के अंदर वो गई हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? भैया वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम बात ही नहीं करते। हम तो हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतवासी हैं। भारत की बात करते हैं। आपके भारत के एक मंत्री, भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारत आगे चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि कोई भारतीय डेलीगेट सऊदी अरब विजिट करे तो प्रॉब्लम पाकिस्तान को सबसे ज्यादा होती है, और क्यों सऊदी अरब ने किसी गैर मुस्लिम को बिना सर ढके या कहें बिना हिजाब के अलाउ किया? ये इस्लामिक कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी सऊदी ने इसे अलाउ क्यों किया, हम इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए, स्मृति ईरानी की ये यात्रा इसलिए ध्यान खींच रही है क्योंकि सऊदी अरब में महिलाएं बिना हिजाब के घर से नहीं निकलती हैं। दूसरी ओर मक्का और मदीना जाने के लिए गैर मुस्लिमों पर कई रुकावटें हैं। वैसे 3 साल पहले तक तो सभी गैर मुस्लिमों की मक्का और मदीना में एंट्री बैन थी, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मदीना शहर में साल 2021 से ही नॉन मुस्लिम को जाने की परमिशन दी। 2021 में ही क्राउन प्रिंस ने सऊदी में कुछ लिबरल नियम लागू करते हुए मदीना में नॉन मुस्लिम की नो एंट्री वाले बोर्ड हटवा दिए थे, जिसका कुछ लोगों ने वेलकम किया तो काफी लोगों ने अपोज भी किया था। देखिए, वैसे सऊदी अरब के भारत से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे में पहली बार मदीना शहर में किसी गैर मुस्लिम इंडियन डेलीगेशन के पहुंचने से कट्टर विचारों वाले खुश नहीं हैं और सऊदी प्रिंस को बुरा भला कह रहे हैं। सऊदी का बेसिक लॉ देश को एक सोवरेन अरब इस्लामिक स्टेट बनाता है जिसका धर्म इस्लाम है। बेसिक लॉ देश के संविधान को कुरान और सुन्ना के रूप में डिफाइन करता है और कहता है कि डिसीजन ऑफ जजेस शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी अथॉरिटी अदर दैन द अथॉरिटी ऑफ द इस्लामिक शरिया, यानी न्यायाधीशों के निर्णय इस्लामी शरिया के अधिकार के अलावा किसी दूसरे अधिकार के अधीन नहीं होंगे। बेसिक लॉ में धर्म की स्वतंत्रता की कोई लीगल रिकॉग्निशन या प्रोटेक्शन भी नहीं है। यहां पर इस्लाम से दूसरे धर्म में कन्वर्सन का मतलब आप पे अपोस्टेसी का आरोप लगेगा, जिसके लिए कानूनी रूप से मौत की सजा है। हालांकि इधर कुछ सालों में कोर्ट ने अपोस्टेसी के लिए मौत की सजा नहीं दी है। इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से लिबरल हुए हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्यों सऊदी लिबरल हो गया है और क्यों यहां नॉन मुस्लिम अलाउ किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है इकोनॉमी। अगर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो तेल के बिना दुनिया में सऊदी का सर्वाइवल की उम्मीद करना उतना ही असंभव लगता है जितना बैंकों के बिना दुनिया में स्विट्जरलैंड के प्रोस्पेरस होने की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी देश को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए जरूरत होती है पैसों की। इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मजबूत हो बल्कि वो कंटिन्यू रहे। इस सब बातों को सऊदी अरब समझ चुका है और इसीलिए सऊदी कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो पाकिस्तान जैसे देश को हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान मजहब के नाम पर देश को चलाने की कोशिश में लगा है, जिसके वजह से आज पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। किसी भी देश में मजहब की बात हो तो पाकिस्तान हाथों में झंडा लिए सबसे आगे दिखता है।
आतंकवाद की बात हो तो सबसे आगे दिखेगा, भले ही पाकिस्तान के ग्रोथ के मामले में पाकिस्तान की जनता भूखे मर रहे हो, जबकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मजहब से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की बात करते हैं। यही वजह है कि हाल के वर्षों में अरब देश पाकिस्तान को नजरअंदाज करते भी दिख रहे हैं। यहां तक कि सऊदी ने भी पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। होंगे, तरीकाकार अपनाया होगा, तो वो सब क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच गए ये साहिब। अब उसमें देखें कि एक वीज़ा प्रोसीजर से लेके एयरपोर्ट क्रॉस करना, वो सारी की सारी चीज़ें अब इदारों के इल्म में होती हैं, तो ये सब कुछ वहाँ से क्रॉस करके आ गया। और सऊदी अरेबिया पे जब पहुँचा तो यहाँ भाई साहब ने जब अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवाए तो वह यहाँ पता चला कि सर आप जो हैं ये 2 नंबरी करके आए हैं, लिहाजा हम आपको पकड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश यूएई और सऊदी अरब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपने सारे उसूल नजरअंदाज कर दिए। अगर सऊदी अरब की बात करें तो वाइल्ड एक्सप्लोरेशन से पहले सऊदी अरब और खाड़ी देश पुअरेस्ट सोसाइटी में से एक थे। अरेबियन पेनिनसुला पृथ्वी पर सबसे ड्राई और उजाड़ स्थानों में से एक है। तेल और गैस को छोड़कर कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं मिला है। मिनिमम रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ही कम है। तेल के बिना सऊदी अरब और खाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं यमन के समान होगी या शायद इससे भी बदतर। देखिए, सऊदी अरब और खाड़ी देशों की इकोनॉमीज प्योरली ऑयल पर डिपेंडेंट है। अब आप सोचें कि क्या आपने कभी सऊदी अरब से कोई प्रोडक्ट खरीदा है? यहां तेल के बिना कोई अर्थव्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। सऊदी और गल्फ स्टेट मॉडर्न दिखते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर्स हैं, बट दे प्रोड्यूस नथिंग ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बिसाइड ऑयल एंड गैस। सो अगर सऊदी अरब से ऑयल खत्म हो जाए या ऑयल की डिमांड घट जाए, जो ऑलरेडी डिमांड कम होने शुरू हो गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिमांड बढ़ने के कारण, तब सऊदी अरब का क्या होगा? ऐसा नहीं है कि सऊदी और गल्फ कंट्रीज ने डाइवर्सिटी लाने के प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन यहां कोई भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऐसा नहीं बन सका जो गल्फ या सऊदी के इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट ना हो। सऊदी और गल्फ स्टेट ने एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया है और अधिकांश सऊदी लोगों के पास अब सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन फिर भी कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। इससे कोई सऊदी नहीं है जो किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स हों। यहां तक कि मोस्टली ऑयल इंडस्ट्री भी फॉरेन एक्सपर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अगर देखें तो अरामको के अलावा कोई भी सऊदी में इंपॉर्टेंट कंपनीज नहीं है, लेकिन उसका भी कुछ हिस्सा अब सऊदी बेच रहे हैं। सऊदी टूरिज्म को भी लगातार बढ़ावा दे रहा है। 2017 में 16 मिलियन से अधिक लोगों के साथ सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था। दिसंबर 2013 में सऊदी अरब ने अपने इतिहास में पहली बार टूरिस्ट वीजा इशू करने की घोषणा की। 27 दिसंबर 2019 को सऊदी अरब ने फॉर्मली 49 देशों के विजिटर्स को $80 पर टूरिस्ट वीजा जारी करने की घोषणा की। वीजा या तो ऑनलाइन या फिर पहुंचने के बाद लिया जा सकता था। सऊदी अरब G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पर्यटन स्थल है, जहां विजिटर्स की संख्या पैंडेमिक से पहले के कंपैरिजन में 121% अधिक है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना दोनों शहर मुस्लिमों के लिए बेहद पवित्र हैं। इसकी वजह यह है कि ये दोनों शहर पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। लाखों की तादाद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान हज करने के लिए मक्का और मदीना आते हैं। मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों के एंट्री ना देने के पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे दोनों शहरों की पवित्रता से जोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के जमाने में हुई लड़ाइयों को मक्का और मदीने में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की वजह मानते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच बाइलेटरल हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार भारत को 2024 हज यात्रा के लिए 1,75,025 तीर्थयात्रियों को कोटा आवंटित किया गया है। राउटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरबिया 2.6 मिलियन पिलग्रिम से $12 बिलियन की कमाई करता है। अगर पाकिस्तान की तरह सऊदी कह दे कि भाई अगर आपको सऊदी आना है तो आपको एयरपोर्ट पे लैंड करने के साथ ही इस्लाम अपनाना होगा, तब तो सऊदी की बैंड बज जाएगी। सऊदी के डेलीगेट्स अगर इंडिया विजिट करें तो उनको कहा जाए कि पहले आपको हिंदू बनना होगा, लेकिन नहीं, सऊदी के प्रिंस तो अपने ही वेशभूषे में होते हैं। पाकिस्तान के लोग उसी तरह से लंबी दाढ़ी में विजिट करते हैं।
अब अगर पाकिस्तान के भड़काऊ बयानों पर जाएं तो एक ही बात कह सकता हूं कि जैसे पाकिस्तानी अपने देश को रिलीजन के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर चलाते चलाते बिकने के पोजीशन में आ चुका है, वैसी कंडीशन कोई भी इस्लामिक कंट्रीज नहीं करना चाहता है। सारे इस्लामिक कंट्रीज ये समझ चुके हैं कि देश रिलीजन के नाम पर नहीं चलता, पैसे से चलता है, डेवलपमेंट से चलता है। सो सारे के सारे खुद को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि जो इंडिया है, नाउ ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे देखिए, पाकिस्तान भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो इंडिया 1000 टाइम्स बेटर है। बट पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है टेरर से, इस्लामिक कट्टरपंथी से, और पाकिस्तान दूसरे इस्लामिक कंट्रीज से वैसा ही एक्सपेक्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान की दुकान एक दिन पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जबकि इस बात को दूसरे देश समझ चुके हैं। यही वजह है कि आज कोई भी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़ा ना होकर इंडिया से हाथ मिला रहा है। वैसे भी आज भारत वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। सारे संसाधन यहां हैं, कंज्यूमर यहां हैं, प्रोड्यूसर यहां पर हैं। इंडिया आज महाशक्ति बनने को तैयार बैठा है, तो कोई भी देश वैल्यू क्यों नहीं देगा? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।